हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 की समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक भारतीय समाज। देखिए, आज हम यहाँ पर अध्याय पहला जो आपका है वो कवर करेंगे। यहाँ पर हम भारतीय समाज का एक परिचय जानेंगे, यानी बेसिकली इस चैप्टर में आपका इंट्रोडक्शन है भारतीय समाज के बारे में, उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, समाजशास्त्र के परिचय को आपने क्लास 11th में अच्छे से जान लिया था। क्लास 11th में आपने समाजशास्त्र की दोनों पुस्तकें हैं उनका अच्छे से अध्ययन कर लिया था। तो समाजशास्त्र की जो बुनियादी अवधारणा है वो आपके माइंड में पहले से क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कुछ ऐसे की गई है कि समाजशास्त्र उन सभी विषयों से अलग है जिन्हें आपने पढ़ा है। यहाँ पर किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग इस शून्य से नहीं होती है, यानी यहाँ पर ये माना गया है कि इसमें किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग जो होती है वो शून्य से इसमें शुरुआत नहीं होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग एक व्यक्ति होने के नाते समाज के अभिन्न अंग हैं, हम समाज से जुड़े हुए हैं, तो समाज के बारे में हमारी पहले से कुछ ना कुछ समझ होती है, पहले से ही हम समाज के बारे में कुछ ना कुछ हमें पता होता है। वहीं जो आपके अगर एक विद्यालय में जाते हैं, अगर आप विद्यालय में अध्ययन करने जाते हैं तो विद्यालय में जो विषय आप नहीं जानते हैं वो हमें वहाँ पर सिखाए जाते हैं, और सिखाए जाने की वजह से ही हम, जैसे मैथ हुआ, अंग्रेजी हुआ, तो ये हमें वहाँ पर कवर कर पाते हैं। जबकि समाज के बारे में हम बिना कुछ पढ़े हुए, बिना कुछ जाने हुए बहुत सारा ज्ञान हमें पहले से प्राप्त होता है यहाँ पर। तो समाज के बारे में आपका जो ज्ञान है ये स्वाभाविक या अपने आप प्राप्त किया हुआ प्रतीत होता है। यानी कि यहाँ पर आप जैसे जैसे बड़े होते गए हैं तो समाज के भीतर ही रहकर आप बड़े हुए हैं, तो बड़े होने में ही आपने ये सारा समाज का जो रीति रिवाज है, समाज का जो ज्ञान है वो आपने अर्जित कर लिया है। आप पहली कक्षा में प्रवेश कर रहे किसी बच्चे से ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह इतिहास, भूगोल या मानव विज्ञान या अर्थशास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन या उनके बारे में जानता होगा। लेकिन एक 6 वर्षीय बच्चा जो है समाज और समाज के जो सामाजिक संबंध हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ अवश्य जानता होगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने ये बात तो जानी होगी, कोई भी बच्चा जो है जन्म लेता है तो जन्म लेने के उपरांत उसकी सबसे पहली जो अभिव्यक्ति होती है समाज की वो परिवार में होती है। परिवार जो होती है समाज की सबसे पहली इकाई मानी जा गई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो तौर तरीके, रीति रिवाज हैं, मान सम्मान है, वो बच्चा अपने परिवार से सीखता है। तो यहाँ पर वही बात बिल्कुल सही है कि एक क्लास फर्स्ट के बच्चे को, यानी क्लास पहली कक्षा के बच्चे को विषयों का ज्ञान नहीं होगा, इतिहास का नहीं होगा, भूगोल का नहीं होगा, मानव विज्ञान का नहीं होगा, लेकिन एक 6 साल के बच्चे को समाज और सामाजिक संबंधों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा, बिल्कुल पता होगा। उसे ये तो पता होगा ये हमारे दादाजी हैं, इनके साथ कैसे बर्ताव करना है, पापा के साथ कैसे बर्ताव करना है, अपने चाचा जी के साथ कैसे बर्ताव करना है। तो उसे ये बात बिल्कुल अपने अच्छे से पता होगी कि भगवान के मंदिर में जब हम जाएंगे तो चप्पल बाहर उतार देंगे, या कहीं पवित्र स्थान पर जाएंगे तो हमें किस तरह से वहाँ बिहेव करना है, तो उसे ये तौर तरीके अपने आप पता होंगे। तो यहाँ पर जाहिर है कि 18 साल के युवा वयस्क होने के नाते आप अपने आप के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप अपने समाज का अध्ययन किया है, बल्कि महज इसलिए कि आप इस समाज में रहते हैं और इसमें पले बढ़े हैं। यानी कि हम जिस समाज का अभिन्न अंग है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और वही हम यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार का पहले से ही या अपने आप प्राप्त ज्ञान, किया गया ज्ञान, सहज ज्ञान या सहज बोध समाजशास्त्र के लिए बाधक भी है और सहायक भी है। यानी कि यहाँ पर एक समाजशास्त्र का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर चिंतन है जो है, यहाँ पर चिंतन भी होता है, हर चीज़ पर, हर पहलू पर चिंतन होता है। तो समाजशास्त्री ये मानते हैं कि जो लोग समाज के बारे में अपनी पहले से समझ रखते हैं ये सहायता भी करता है और एक बाधा भी बनता है। अब सहायता कैसे करता है? सहायक इसलिए है कि आमतौर पर छात्र समाजशास्त्र से डरते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि ये आसान विषय है क्योंकि हम समाज के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, ठीक है। लेकिन सहज बोध यानी कॉमन सेंस के द्वारा जो आपने ज्ञान अर्जित किया है समाज के बारे में, ये कहीं ना कहीं एक बाधा भी बन जाता है, समस्या भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप समाज में प्रचलित रूढ़िवादिताओं से भी आप प्रेरित होते हैं। कहीं ना कहीं आप रूढ़िवादी परंपराओं में आप कहीं ना कहीं घिरे होते हैं, और ये ऐसे करके कहीं ना कहीं समाजशास्त्र का ज्ञान फिर बाधक बन जाता है। यानी आपने देखा होगा समाज में तमाम विभिन्न तबके हैं, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उनके बारे में आपने अपने मन में जो पूर्वाग्रह बना रखे हैं, तो वो पूर्वाग्रह कहीं ना कहीं समाजशास्त्र के अध्ययन में बाधक बनते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि वह इसलिए कि समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। यानी कि अगर आप समाजशास्त्र के दायरे में रहकर अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको अपनी जो स्मृति है, यानी खास करके समाज का जो बोध है, उसको भूलना पड़ेगा या मिटा देने की आप भरपूर कोशिश करेंगे। यानी कि आप
तभी यहाँ पर समाजशास्त्र का या समाजशास्त्र के नजरिए से अध्ययन कर पाएंगे, जब आप अपने पिछले अनुभवों को मिटा देंगे। और यकीन मानिए, आप पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी जो आपकी धारणाएं हैं उनसे अगर आप प्रभावित हैं तो आप समाज का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होती है बात और आपके ऊपर भी लागू होती है कि यानी कि अगर आपको समाज का अध्ययन करना है तो अपने मन में मौजूद जो आपके विचार हैं उनको हटाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा, एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, हमने एक सामान्य ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति गरीब है तो हम ये मान लेते हैं कि भाई गरीब वो इसलिए है क्योंकि वो काम नहीं करता है, इसलिए गरीब है। जबकि समाजशास्त्र में क्या है, हम एक क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, पूरा पता लगाते हैं, उसके जन्म क्रम का पता लगाते हैं, उसकी शिक्षा का पता लगाते हैं, रीजन क्या है उसका, उसकी तह तक जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। जबकि एक सामान्य ज्ञान में क्या है, आपने एक सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को देख लिया भीख मांगते हुए, आपको लगा कि भाई ये भीख इसलिए मांग रहा है क्योंकि ये गरीब है, गरीब इसलिए, तो आपने तमाम तरह के रीजन आपने उसके साथ जोड़ दिए कि भाई काम नहीं करता है तो इसलिए गरीब हो गया है ये। लेकिन समाजशास्त्र में क्या है, हम हर पहलू पर विचार करते हैं, तो इसलिए समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो व्यवस्थित और वैज्ञानिक है। और आप जब समाजशास्त्र की दायरे से रहकर अध्ययन करते हैं तो आपको पूरी इसकी विधियों को फॉलो करना होता है, जो भी प्रोसीजर है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है, तभी आप एक अच्छे रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिताओं से आप ग्रसित हैं तो आपका जो रिजल्ट जो चाह रहे हैं वो रिजल्ट आपका वैसा नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी बुने हुए स्वेटर को या अन्य वस्त्र को नए सिरे से बुनने के लिए पहले की बुनाई को उधेड़ना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार सीखने से पहले हमें समाज के बारे में अपनी पूर्व धारणाओं को भी उधेड़ना पड़ता है। यानी अगर आप समाज का वास्तव में एक अच्छा खासा अध्ययन करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि समाज में मौजूद जो लोग हैं, समाज में लोग जो परेशानियां झेल रहे हैं वो किस तरह की परेशानियां हैं, तो उनके बारे में आपको अपने मन में जो पहले की पूर्व धारणाएं हैं उनको हटाना पड़ेगा, तभी आप उन लोगों की परेशानियों का अनुभव कर पाएंगे। यहाँ बताया गया है कि वास्तव में समाजशास्त्र को सीखने के प्रारंभिक चरण में मुख्यतः या भूलने की प्रक्रिया ही हमारी शामिल है। और ये आवश्यक है क्योंकि समाज के बारे में हमारा पहले से प्राप्त ज्ञान, हमारे सामान्य बोध एक विशिष्ट दृष्टिकोण से हमें प्राप्त किया होता है। यानी कि भूलना जरूरी क्यों है? भूलना जरूरी ये है क्योंकि ये जो चीज़ें हमने प्राप्त की हैं, ये सामान्य ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है, ये हमने एक विशिष्ट दृष्टिकोण से प्राप्त किया है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी देता हूँ। अक्सर जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि आरक्षण की वजह से कहीं ना कहीं समाज में जो विभेद क्रिएट हो रहा है, उनके मन में यही रहता है कि आरक्षण ने देश बर्बाद कर दिया। इनके मन में विचार रहता है, खास करके रहता है, कई बार रहता है। लेकिन मैं यहाँ पर आरक्षण का समर्थक हूँ, मैं उस कैटेगरी से नहीं आता हूँ, फिर भी समर्थक हूँ। क्यों समर्थक हूँ? क्योंकि मैं उस पहलू तक गया हूँ, उस पहलू तक मैंने जाकर देखा है, वास्तव में जरूरत है। समाज में समतलीकरण करने के लिए आरक्षण की जरूरत है, आरक्षण होना चाहिए। समाज में जो ऐसे बिल्कुल गर्त में मौजूद जो वर्ग हैं उनको बाहर निकालने के लिए आरक्षण यहाँ पर एक विकल्प है और आरक्षण का इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप वही है, मान लीजिए आप किसी जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आप समाजशास्त्री बना दिए गए और आपको अध्ययन करना है किसी दलित समुदाय का या किसी आदिवासी समुदाय का अध्ययन करना है, और आप बार बार उसी ज्ञान से प्रेरित हैं कि नहीं ये ऐसा होगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, ये होगा वो होगा, तो यकीन मानिए आप समाज में उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम था वो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने एक सामाजिक समूह से आप बिलोंग कर रहे हैं और उस सामाजिक समूह ने आपके मन में ये बातें कर दी हैं, तो आपको ये बातें निकालनी पड़ेंगी, तभी आप समाज का अध्ययन कर पाएंगे। यह उस सामाजिक समूह और सामाजिक वातावरण का दृष्टिकोण होता है जिसमें हम समाजीकृत होते हैं। यानी आपके मन में जो पूर्वाग्रह या आपके मन में पूर्व धारणाएं जो बनी हुई हैं, ये कहाँ से आई हैं? यानी ये उनसे बनी हुई हैं जिनका आप अंग हैं, यानी आपके परिवार से, आपके दोस्त, आपके ग्रुप, जहां से आपने ये सब सीखा है तो वहां से आपके मन में ये विचार बन जाते हैं। हमारे सामाजिक संदर्भ समाज में सामाजिक संबंधों के बारे में मतों, आस्थाओं, अपेक्षाओं को आकार देते हैं। जरूरी नहीं ये जो आपकी आस्थाएं हैं ये गलत ही हो, लेकिन ये गलत भी हो सकती हैं। यानी कि कई बार ये भी है, तमाम लोग तर्क देते हैं कि भाई समाज से हमने सीखा है तो वो गलत नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है गलत नहीं हो सकता है। कठिनाई यही है कि वे अक्सर अपूर्ण एवं पूर्वाग्रहपूर्ण होती हैं। यानी आपने जो ज्ञान लिया है वो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित है, यानी आपके मन में कोई ना कोई मानसिकता है, कटु मानसिकता है दूसरे वर्ग को लेकर, इससे आप ग्रसित हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बाधा बनता है। अतः हमारा जो बिना सीखा गया ज्ञान है या सहज सामान्य बोध अक्सर हमें सामाजिक वास्तविकता का केवल एक हिस्सा ही दिखलाता है। यानी हम जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं उसकी वजह से हम केवल और केवल एक आयाम देख पाते हैं, समाज का एक आयाम देख पाते हैं। समाज को हम विभिन्न सिरों से नहीं देख पाते, विभिन्न आयामों से नहीं देख पाते हैं। और यकीन मानिए आप लोग अगर पढ़ते भी होंगे, आपने एक ऑब्जर्वेशन भी किया होगा कि जितने समाजशास्त्री रहे हैं, जितने वो रहे हैं, सब अपर कास्ट के रहे, तो इन लोगों ने जो पैरवी क्यों की, आरक्षण की पैरवी क्यों की, तो एक सोचने वाली बात है, उन्हें कुछ ना कुछ बातें तो सही लगी होंगी। भाई
जिस समय आरक्षण का प्रावधान रखा गया उस समय भी मोस्टली जनरल वाले थे, सब जनरल वाले ही थे। वहाँ कुछ बहुत ही कम लोग थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे एक आध लोग ही थे, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जनरल वाले क्यों पैरवी करी? क्योंकि उन्हें पता चला, उन्होंने अपने आप को उस दायरे से निकाल कर पाया, अपनी जो पूर्व धारणाएं बनी हुई थी उससे ऊपर उठाकर उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि वास्तव में इन वर्गों को जरूरत है और इन वर्गों को समान धारा में लाने के लिए ये एक विकल्प है, इसलिए एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर आपके बारे में देखिए, तमाम बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप अपने विचार बताइए। विचार देखिए, कोई भी चीज़ सही, कोई भी चीज़ रखी गई है उसका उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। मैं ये भी जानता हूं कि समाज में मौजूद कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है, फिर भी वो उसमें शामिल कर दिए गए हैं। ये कुछ राजनीतिकरण की वजह से शामिल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें संशोधन नहीं होगा, उसमें आने वाले समय में परिवर्तन ही होगा। लेकिन आप धैर्य रखिए, आप समाज को पूरा एक नजरिए से मत देखिए, समाज को एक बहु आयामों से देखिए। यानी कि आप केवल एक हिस्से से मत देखिए, आप उसे बहु हिस्सों से देखिए। यानी कि हम यह सामान्यतः हमारे सामाजिक समूह के हितों और मतों की तरफ झुका हुआ होता है। यानी कि हम जो एक सोच बनाए बैठे हैं वो हमारे हित और मतों की वजह से हम उस तरह की सोच बनाए बैठे हैं, किसी के बारे में पूर्वाग्रह बनाए बैठे हैं, तो हमें इनसे ऊपर उठना होगा। समाजशास्त्र इस समस्या का समाधान एक ऐसे दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत नहीं करता जिसके द्वारा संपूर्ण वास्तविकता को पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से देखा जा सके। यहाँ पर समाजशास्त्रियों का मानना यह है, इनका विश्वास ये है कि ऐसा आदर्श परिप्रेक्ष्य या प्रेक्षण स्थान होता ही नहीं है। यानी कि पूरी तरह से कोई व्यक्ति निष्पक्ष नहीं हो सकता है, ये समाजशास्त्र भी मानता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अपने आप को बिना पक्षपात किए एक जो है तटस्थ बनाकर हम अध्ययन कर सकते हैं। यानी समाजशास्त्र हमें यह सीखने का निमंत्रण देता है कि संसार को केवल हमारे अपने दृष्टिकोण के अलावा हमसे अलग लोगों के दृष्टिकोण से कैसा देखा जाए। यानी समाजशास्त्र ये हमें सिखाता है, बतलाता है ये हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताया गया है इसमें, अब यहाँ पर बताया गया है कि मानव समाज के संदर्भ में निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ना, सबसे पहले हमें स्वीकार करना होगा कि सत्य एक नहीं है, अनेक हैं। प्रत्येक सत्य अपने आप में अपूर्ण है। ठीक है, समाजशास्त्र के दायरे से जब कोई चिंतन किया जाता है, कभी अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर पहली बात तो हमें एक वैज्ञानिकतापूर्ण अध्ययन करना पड़ता है। और यहाँ पर हमें उसे बहुत सारे आयामों से, यानी किसी एक दृष्टि से हम नहीं देखते हैं, कई सारी दृष्टियों से देखते हुए अध्ययन करते हैं। और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो अपने आप में सही नहीं है, सत्य नहीं है, हम ये मान के चलते हैं, वो भी अपूर्ण है। हो सकता है इससे बेटर कोई और रिजल्ट मिल जाए हमें, या फिर इससे अलग कोई रिजल्ट मिल जाए हमें, हम ये मान के चलते हैं। ये समाजशास्त्र के क्षेत्र में सत्य की बहुलता एक समस्या है। तो इसका समाधान है नाना प्रकार की अवस्थितियों से उपजे अलग अलग नजरियों के सामने सामने रखना। यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समाजशास्त्र में गणित की तरह कोई यहाँ पर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है। यहाँ पर रिजल्ट जो आता है, हो सकता है कोई एक समाजशास्त्री हो, उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग आए, दूसरे के अकॉर्डिंग अलग आए, तीसरे के अकॉर्डिंग अलग आए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपने अपने नजरिया हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम वहाँ पर डिक्लाइन नहीं करते हैं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि सबके अपने अपने अलग अलग नजरिए हैं, अपने अपने सोचने समझने विचारने की अलग अलग शक्ति है, इसकी वजह से रिजल्ट अलग अलग आया है। यहाँ पर समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा तुलनात्मक होती है। इन समाजशास्त्र जो भी रिजल्ट प्राप्त करता है उसकी यहाँ पर मुद्रा यही होती है स्वाभाविक रूप से कि भाई तुलनात्मक अध्ययन हो। समाजशास्त्र हमें पूर्वाग्रह मुक्त करने का दावा तो नहीं करता है, बल्कि हमें अपने व औरों के पूर्वाग्रहों की पहचान करने की क्षमता जो है विकसित करने का वादा जरूर करता है। यानी कि हम समाजशास्त्र जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये बात तो नहीं कहता है पूरी तरह से कि आपको हम पूर्वाग्रह रहित कर देंगे, लेकिन हाँ फिर ये भी जरूर करता है कि ये हमें जो है हमारे अंदर मौजूद जो कमियां हैं, पूर्वाग्रह हैं, किसी के प्रति हमारे अंदर जो विचार बने हुए हैं उनको दूर करने में यह जरूर मदद करता है। ये बताया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ये यहाँ पर कहें, आपके समाजशास्त्र के बारे में कहें, आपको यह सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं। इसे स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक कहा जाता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, और यहाँ पर कई बार देखा भी होगा कि अपना अध्ययन करो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो। इस तरह के आप शब्द सुनते होंगे, इस तरह की लाइनें सुनते होंगे कि सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने आप में अपने अंदर झांक के देखो। तो अपने अंदर झांक कर देखने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अपने अंदर आपको आंखों से देखना, नहीं, आपको अपने बाहर से आपका अवलोकन करना है। आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों से कैसे मिलजुल रहे हैं, आप किस तरह से आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, किस तरह से उनसे अंत्यक्रिया कर रहे हैं, उसका अध्ययन करना होता है। तो इसे आत्मवाचक विधि कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि एक भौगोलिक नक्शे की तरह यहाँ पर जो है समाजशास्त्र का भी एक अपना नक्शा होता है और उसके जरिए हमें समाज का रूप पता चलता है।
भौगोलिक नक्शे की तरह स्वयं का सामाजिक नक्शे यानी स्वयं का सामाजिक नक्शे में पता लगाना इस अर्थ में उपयोगी हो सकता है, इससे आपको यह जानकारी मिलती है कि समाज में दूसरों से संबंध आपकी स्थिति में क्या है। यानी कि जैसे भूगोल का एक नक्शा होता है, ठीक उसी प्रकार से समाज का भी एक नक्शा होता है, समाजशास्त्र का भी एक नक्शा होता है, और उससे आपको जो है समाज की स्थिति का पता चलता है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया गया है भूगोल के संदर्भ में कि अरुणाचल प्रदेश अगर आप भूगोल पर देखें, भारत के नक्शे पर देखें, तो आप पाएंगे भारत के उत्तर पूर्वी कोने में है। आप ये भी पाएंगे कि अनेक बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र या राजस्थान की तुलना में छोटा है, लेकिन मणिपुर, गोवा, हरियाणा और पंजाब की तुलना में बड़ा है। आपको ये भी पता चलेगा कि वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है, खास करके भूभाग वहाँ का कैसा है, पर्वतीय क्षेत्र है या वन से भरपूर है, कैसा है, ये भी पता चलेगा आपको। इन सब बातों का आपको ज्ञान होगा एक भौगोलिक नक्शे को देखने से। ठीक इसी प्रकार से एक सामाजिक नक्शा जो होता है वो आपको समाज में निर्धारित स्थान के बारे में बता सकता है, आपको समाज के बारे में बता सकता है, समाज की जानकारी दे सकता है। जैसे आपने देखा भी होगा, आपको बताया जाता है कि हमारी इतनी आबादी में युवा रह रहे हैं, इतनी आबादी 50% में आपके यहाँ महिलाएं हैं, इस तरह की बात बताई जाती है। ये क्या है, एक सामाजिक नक्शे हैं। जैसे 17 या 18 वर्ष की आयु में आप उस सामाजिक समूह के सदस्य होंगे जिसे युवा पीढ़ी कहा जाता है, और भारत की लगभग 40% जनसंख्या आपकी या आपसे छोटे उम्र के लोगों की है, ये भी बताया गया है यहाँ पर आप किसी विशेष क्षेत्रीय या भाषाई समुदाय से भी आ सकते हैं, यानी गुजराती या गुजराती भाषा परिवार, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, ठीक है, तमिलनाडु में तमिल वाले हैं, इससे भी संबंधित हो सकते हैं। आप किसी माता पिता के व्यवसाय वर्ग से भी आ सकते हैं, जैसे व्यवसाय में जैसे निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, इससे भी आ सकते हैं। आर्थिक अकॉर्डिंग यानी जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आ सकते हैं, या फिर आप एक धार्मिक समुदाय से भी आ सकते हैं, एक जातिगत या जनजाति के से भी आप बिलोंग कर सकते हैं, ऐसा भी है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्येक पहचान सामाजिक नक्शे में एवं सामाजिक संबंधों के ताने बाने में आपका स्थान निर्धारित करती है। यानी समाज का जो नक्शा है वो हमें ये बताता है कि व्यक्ति कहाँ, कौन से पायदान पर कहाँ पर स्थित है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है। एक अमेरिकी समाजशास्त्री हुए जिनका नाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सी राइट मिल्स। इन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में मदद कर सकता है। जो सी राइट मिल हुए इन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि समाजशास्त्र क्या करता है, आपकी जो व्यक्तिगत परेशानियां हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, इनके बीच की कड़ियों के जो संबंध हैं, इनको उजागर करने में मदद करता है कि भाई आपकी जो परेशानियां हैं, आपके मन में जो चिंता या जो भय का माहौल है, उसको कैसे दूर किया जाए समाज को लेकर। यानी जो आप विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत चिंताएं हैं, समस्याएं हैं या उनका सरोकार है, तो इन सब का कैसे यहाँ पर निराकरण किया जाए, तो इनके बारे में ये बताता है। जैसे हो सकता है आप उदाहरण दिया गया है, हो सकता है आपके परिवार के बड़े सदस्य या भाई बहन या दोस्त आपके साथ जो व्यवहार करते हैं उससे आप खुश नहीं हो, या फिर आप अपने भविष्य को लेकर टेंशन में हो कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बारे में चिंतित हो, या फिर अपनी व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के अन्य पक्ष भी आप गर्व, तनाव, आत्मविश्वास, इन सब में उलझन हो सकती है। यानी आपको अपनी पहचान को लेकर कि समाज में हमारी कुछ पहचान है या नहीं है, वैल्यू है या नहीं है, या वैल्यू होगी तो कैसे बनेगी, हमारे पास नौकरी तो है नहीं, इन सब को लेकर भी आप टेंशन में, तनाव में आ जाते हैं। यह सभी लक्षण एक ही व्यक्ति विशेष से जुड़े हैं और इनका अर्थ व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित है। यानी कि ये सब जो आपके उदाहरण आपने देखे, ये किसी एक इंडिविजुअल तक ही जुड़े हैं, एक व्यक्ति की समस्याएं हैं कि व्यक्ति की पहचान क्या होगी, पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध कैसे हैं, उसके भविष्य में वो क्या करेगा, ये केवल एक व्यक्ति से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जबकि समाजशास्त्र में क्या आता है, एक सामाजिक मुद्दा जो होता है एक बड़े समूहों से संबंधित होता है, एक पूरे बड़े समूह को इंगित करता है, पूरे बड़े समूह का अध्ययन करता है, न कि एकल व्यक्तियों से जो उन समूह के सदस्य हैं। इस समाजशास्त्र में जब भी कोई हम अध्ययन करते हैं तो पूरे समाज का करते हैं, एक बड़े समूह का करते हैं, और बड़े समूह के अंदर जो चलने वाली चर्चा है या बड़े समूह के अंदर जो चलने वाले विचार हैं, उन सभी विचारों का अध्ययन यहाँ पर हम करते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे आपने देखा होगा आज के समय में बुजुर्ग और युवा पीढ़ी के बीच पीढ़ी अंतराल, यानी पीढ़ी अंतराल का मतलब जानते हैं, जनरेशन गैप, जिसे हम सामान्य शब्दों में कहते हैं जनरेशन गैप, कि भाई जनरेशन गैप है या मनमुटाव एक सामाजिक प्रघटना है जो अनेक समाजों में समयाकालों में समान रूप से पाया जाता है। यानी कि आपके विचार और आपके पिता के विचारों में तालमेल नहीं बैठता है, आपके विचार या आपके घर में और कोई आपके जो बुजुर्ग हैं उनसे आपके विचारों का तालमेल नहीं बैठता है। हो सकता है आप अपने नज़रिए से सही सोच रहे हो सकता है वो अपने नज़रिए से सही सोच रहे हो। तो ये क्या है, आप जिस पीढ़ी में पले बड़े हैं, आप जिस समाज में पले बड़े हैं, यानी आप मॉडर्न कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, वो थोड़ा पुराने वाले से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस वजह से ये जनरेशन गैप क्रिएट हो जाता है। यानी हो सकता है आज के समय में आप अपनी जो लाइफ में ग्रो हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, वो आप एक इंटरनेट के युग में बड़े हो रहे हैं। अब आपके पिता ने कभी इंटरनेट कभी सुना भी नहीं था उस समय, ठीक है। तो अंतर है कि भाई इंटरनेट की महत्ता क्या है क्या नहीं है, उन्हें इतना नहीं पता होगा जितना आपको पता होगा। तो उनके विचार इंटरनेट को लेकर, इंटरनेट के संसाधनों को लेकर, उनके विचार और आपके विचारों में तालमेल न हो पाना एक स्वाभाविक बात है।
ये यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा बताया गया है कि बेरोजगारी या परिवर्तनशील व्यवसायिक संरचना का प्रभाव भी एक सामाजिक मुद्दा है। यानी आप बेरोजगारी देख रहे होंगे, या फिर कई बार क्या होता है कि परिवर्तनशील जो व्यवसायिक संरचना होती है, यानी कभी कभी क्या होता है व्यवसाय की संरचना में परिवर्तन आता है। जैसे जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उदय हुआ, खास करके इंटरनेट का उदय हुआ है, तो आपने देखा होगा 1990 के दशक में भारत में एक व्यापक इसका विरोध हुआ था। तमाम लोगों को लग रहा था कि कंप्यूटर के आने से क्या होगा, हमारे रोजगार छिन जाएंगे, हमें जो रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आईटी की क्रांति आई है, आप देखते होंगे आपके पाठ्यक्रम वगैरह में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तमाम जो सब्जेक्ट हैं उनको समाहित किया गया, तमाम कोर्सेज लाए गए हैं, और ऐसे करके भारत का एक बहुत बड़ा तबका जो है इन सब से जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षित भी हुआ है और आज जॉब भी कर रहा है। आप देख रहे होंगे आप, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो परिवर्तनशील व्यावसायिक संरचना वगैरह होती है, एक बार को प्रभाव तो डालती है, ऐसा नहीं है प्रभाव नहीं डालती, प्रभाव तो डालती है, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर लोग उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, उसकी आदी पड़ जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है कि सांप्रदायिकता एक धार्मिक समुदाय को यानी सांप्रदायिकता यानी एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति जो विद्वेष बोलते हैं, जिसे सांप्रदायिकता बोलते हैं, जातिवाद यानी कुछ जातियों का दूसरी जातियों के साथ बहिष्कार या उत्पीड़न, ये भी एक व्यापक समाज में समस्याएं पाई जाती हैं। यानी आप देखते होंगे कि कथित उच्च जाति का व्यक्ति जो है, जो कि कथित निम्न जाति में पैदा हुए व्यक्ति को अपने से नीचा मानता है, और जातिवाद की ये प्रक्रिया में ये जो है उच्च जाति का व्यक्ति ये कर्ता की हैसियत रखता है। यानी कि ये उच्च जाति का व्यक्ति अपने से निचली जाति वाले को हीन मान रहा है, अपने से कम मान रहा है उसको, तो ये उच्च जाति वाला व्यक्ति कर्ता माना जाएगा। जबकि निम्न जाति का व्यक्ति जो इसमें शामिल है, जो पीड़ित है, तो वो यहाँ पर उसकी हैसियत पीड़ित वाली है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अत्याचार शोषण को झेल रहा है। तो ऐसे ही पुरुषों में स्त्रियों में भी लैंगिक असमानताएं आपको देखने को मिलती हैं। समाजशास्त्र इनका भी अध्ययन करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह के सामाजिक नक्शे का एक स्वरूप हमें बचपन से ही सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। वह सब तौर तरीके जिसके द्वारा हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में सिखाया जाता है, और ये सब क्या है इस नक्शे को बनाने में शामिल है। और ये हमें जो समाज का नक्शा है, एक सहज बोध का नक्शा में ये जो है हमारे जो कह सकते हैं हमारे जो सहज बोध का नक्शा है ये, और इसके हमें समाज को जानने में, समाज को पहचानने में आसानी होती है। एक परिचय का परिचय, यहाँ समाज शास्त्र के बारे में बताया गया है कि पुस्तक का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर इस पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य जो है भारतीय समाज से आपका परिचय करवाना है, लेकिन सहज बोध के नजरिए से नहीं, वरन समाजशास्त्री दृष्टिकोण से। यानी आप एक नॉर्मल जनरल वे में नहीं है, समाजशास्त्र के तरीके से आपको यहाँ पर चिंतन करना है, सोचना विचारना है। जैसे भारत के बारे में बताया गया है, भारत के संदर्भ में बताया गया है कि भारत में कब ये विचार प्रस्फुटित हुए हैं, कब इन विचारों का उपज हुई है। यहाँ पर जैसे औपनिवेशिक दौर में एक विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म दिया है। यानी औपनिवेशिक शासनकाल में अगर आप देखेंगे तो इस औपनिवेशिक शासनकाल में पूरे भारत में एकीकृत किया है। यानी कि जो ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ रहा है, तो ब्रिटिश शासन से क्या हुआ है, समूचे भारत का एकीकरण हुआ है। जो भारत छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था, जहाँ पर पहले लोगों की अपनी आस्था जो होती है अपने अपने राजाओं के प्रति, अपनी रियासतों के प्रति, जब अंग्रेज आए हैं, अंग्रेज ने पूरे भारत को एकीकृत किया है, तो ऐसे करके लोगों की आस्था जो है वो एक समृद्ध भारत में हुई है, एक भारत में हुई है। तो यहाँ पर आप देखें एकीकृत किया एवं पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। यानी कि जब भारत का एकीकरण हुआ है तब लोग जान पाए हैं कि हम अपने रियासत के प्रति वफादार नहीं है, बल्कि हम जिस देश में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, हम भारत के प्रति वफादार हैं। तो ऐसे करके लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव पनपा है। यानी आप देखेंगे औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत की आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि की भारत भारी कीमत जो है चुकाकर ये प्राप्त हुई है। ये यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इस युग में जो औपनिवेशवाद रहा, तो औपनिवेशवाद के शत्रु के रूप में यहाँ पर राष्ट्रवाद का जन्म हुआ कि जैसे जैसे औपनिवेशवाद ने अपने पांव पसारे हैं, वैसे वैसे लोगों के मन में राष्ट्रीयता का भाव उभर कर आया है कि एक देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, एक राष्ट्रीय पहचान क्या है हमारी, ये भाव यहाँ पर निकल कर आया है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे शुरुआत में लोग अपनी अपनी रियासतों तक ही सीमित थे, लेकिन जब ये भाव यहाँ पर विकसित हुआ है तो लोग जान पाए हैं कि देश क्या होता है, देश हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये सब चीज़ों का विचार जो है लोगों के माइंड में आया है। ऐतिहासिक तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत आकार लिया है। ये बात हम लोग जानते हैं कि आपके यहाँ जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है वास्तव में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत ही हुआ है। तमाम लोग ऐसा मानते हैं, तमाम लोगों का सोचना ये है कि अगर मान लीजिए अंग्रेज ना आए होते हमारे देश में तो क्या होता।
तो अगर हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए होते तो हमारे यहाँ ये होता कि आज जैसे अफ्रीका की स्थिति है ना, कि अफ्रीका के बहुत सारे देश बने हुए हैं छोटे छोटे राज्य के रूप में, वही हमारे यहाँ होता। लेकिन हमारे अगर भारत का एकीकरण नहीं हो पाता तो हमारे यहाँ भी छोटे छोटे तमाम ऐसे देश बने होते हमारे भारत उपभूमि पर। तो यहाँ पर अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश उपनिवेश ने हमारे भारत को एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई है। यानी औपनिवेशिक प्रभुत्व के साझे अनुभवों ने समुदाय के विभिन्न भागों को एकीकृत करने में बल प्रदान किया है। पाश्चात्य शैली की शिक्षा की बदौलत जो मध्य वर्ग है, तो मध्य वर्ग ने अपनी उपनिवेशवाद को उसकी अपनी मान्यताओं के आधार पर चुनौती दी। यानी हम लोगों ने, देखिए समझने वाली बात है, जिन लोगों ने हमें शिक्षा दी, जिस शैली में हमने शिक्षा प्राप्त की, उसी शैली से हमारा चिंतन भी आरंभ हुआ है। और ऐसे करके हमने जब पाश्चात्य शिक्षा मिलने के उपरांत हमने उपनिवेशवाद की मान्यताओं पर हमने चुनौती की है। हमने पहचाना है कि वास्तव में उपनिवेशवाद हमें नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे इतिहास की विडंबना है उपनिवेशवाद एवं पाश्चात्य शिक्षा ने ही परंपरा की पुनः खोज को प्रोत्साहन प्रदान किया। यानी कि एक बात और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे जैसे हम शिक्षा प्राप्त किए, जैसे जैसे हमने वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त की है, वैसे वैसे हमारे अंदर राष्ट्र के विचार जो हैं और ज़्यादा प्रगाढ़ होते गए हैं और ज़्यादा गहरे होते गए हैं। हमारे अपनी जो परंपराएं हैं, अपने अतीत को खोजने के विचार जो हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब भारत उपनिवेश था और भारत जो अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय तमाम जगह पुनः इतिहास लेखन करवाया गया है। इतिहास लेखन इसलिए किया गया है कि ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का विचार और मजबूती के साथ पनपे, ताकि लोग अपने राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर और मजबूती से पनपे। तो तमाम जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ वगैरह, इनका पुनर्लेखन भी हुआ है। ये आपने पढ़ा भी था क्लास 10th की हिस्ट्री में। तो यहाँ पर वही सब चीज़ बताई गई हैं कि इससे कई तरह की सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां विकसित हुई, जिससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर समुदाय के नवोदित रूप सुदृढ़ हुए, नए रूप आपको समुदाय के देखने को मिले हैं। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। यानी खास करके उपनिवेशवाद के नए वर्गों और समुदायों को जन्म दिया है और जिन्होंने बाद के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। जैसे नगरीय मध्य वर्ग जो है राष्ट्रवाद के प्रमुख वाहक थे और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान की अगुवाई भी की है, ये बात आप जानते हैं। तो ऐसे करके ये विचार ये बताया गया है, कैसे हमारे भारत में राष्ट्रवाद या कैसे भारत में हमारे समाज में चेतना आई है, उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे पाठ्य पुस्तक का पूर्व दर्शन बताया गया है। अब इन सब से हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ेंगे इसके बाद। चैप्टर दूसरा आपका जो है भारतीय जनसंख्या की जनसांख्यिकी संरचना के ऊपर है, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे जिक्र किया गया है कौन से चैप्टर में क्या क्या है। तो ऐसे करके आपके जो इंट्रोडक्शन था वो पूरा हो गया है और आपका चैप्टर 1, क्योंकि अगर मैं चैप्टर 1 स्किप कर देता तो आप लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर चैप्टर 1 कहाँ है, तो इसलिए मेरी मजबूरी थी और इसलिए मुझे ये चैप्टर रिकॉर्ड करना पड़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी जो इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है, यहाँ पर परिचय है, आप इससे अवगत हुए होंगे कि इस चैप्टर में कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे भारतीय समाज का अध्ययन करेंगे, इन सब चीज़ों से आप अवगत हुए होंगे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए आप लोग वीडियो लाइक शेयर करते रहिए ताकि जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी जुड़ सकें चैनल से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।